वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। जी हाँ, पिछले 3 दिनों से हम लगातार आपको एक एक दिन बता रहे थे कि क्या इस समय प्राइस चल रहा है, पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अगर आपको निवेशक हैं, पैसे लगाने हैं आपको, तो किस में लगाना है। हम लगातार जो है तमाम एक्सपर्ट्स की बाइट भी सुना रहे हैं आपको, तमाम नए नए एक्सपर्ट्स को बुला भी रहे हैं, ताकि आप जो निर्णय लें वो सोच समझ के लें। 360 डिग्री व्यू आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट को क्या व्यू क्या है भविष्य को लेकर के, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेज की क्या, ब्रोकर्स हाउसेस की क्या राय है, वो तमाम चीज़ें आपको यहीं इसी मंच पर मिल जाएंगी एक साथ ही। तो कहीं जाने की आवश्यकता जो है आपको नहीं है आईपीओ से जुड़ी किसी भी खबर के लिए। तो चलिए, अब आज भी हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट मौजूद है और उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रुपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस तरीके का रिस्पांस आपके आईपीओ को मिल रहा है। धन्यवाद विपुल जी, अपने चैनल बुलाने के लिए आपके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले जो है जरा फटाफट अपने हमारे एक्सपर्ट, हमारे जो सहयोगी हैं शौर्य, उनसे समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी करती क्या है, क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। शौर्य जी, पहले अगर कंपनी के आईपीओ डिटेल से स्टार्ट करें तो आईपीओ आज से खुल गया है, 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 469 से लेकर 493 रुपीज़ का। 1200 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू के हैं और उनसे मेजर है कैपिटल ऑगमेंटेशन के लिए, ताकि उसे ऑनबोर्ड बॉन्ड लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकें। उसके अलावा आज 13 दिसंबर को 12:15 बजे तक ही 80% बढ़ चुका था। ग्रे मार्केट में 135 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। 203 इनकी नेटवर्क ब्रांच है। पिछले 2 साल में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 40% के CAGR से बढ़ा है और इनका इंडस्ट्री पीई है 31.7, कंपनी का पीई है 22.77 और गवर्नमेंट की जो अफोर्डेबल योजनाओं पे स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका इस कंपनी को फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। जी, चलिए, तो ये स्थिति है यहाँ पर। और जरा ब्रोकर्स की राय एक बार फिर से दिखा दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह है। आनंद राठी कह रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, वेंचुरा सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सक्राइब। अभी थोड़ी देर पहले गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद भी थे जियोजित फाइनेंशियल्स के, उनका भी कहना है कि मतलब जो है यहाँ पर लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह है। SBI सिक्योरिटीज़ का भी मानना है सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। तो ये रही ब्रोकर्स की राय। अब चलते हैं सीधे मैनेजमेंट के पास और हमारे साथ रविंदर जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो यही होगा कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जिस समय कि हम देख रहे हैं एक ऐसा दौर इस समय का है जब ब्याज दरें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं और हाल फिलहाल में नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, आप ऐसी जगहों पे लोन देते हैं जहां पर जिन लोगों को लोन बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी मिलना मुश्किल होता है, उन लोगों को आप घर खरीदने के लिए कर्ज देते हैं। ये कितना रिस्की हो सकता है, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें और उसके ऊपर जो है आपके जो कर्ज हैं वो भी ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जो कि जिनको आसानी से कर्ज नहीं मिलता है, और वो भी छोटे शहरों में। विपुल जी, मैं थोड़ा कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन के बारे में रोशनी डालना चाहूंगा, जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी दर्शकों को भी रहे कि क्या बिजनेस है, कैसे ऑपरेशन वर्क करता है और इस कस्टमर को हमने क्यों चुना। कंपनी को लगभग 13 साल से ज्यादा हो चुका है इसी बिजनेस में। 2010 में कंपनी आई थी और इसी सेगमेंट को कैटर करने के लिए आई थी। आज देश में 96-97 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनमें से एक हम भी है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है और 13 साल से इस ऑपरेशन में है। कोर कॉम्पिटेंसी, कोर फोकस हमेशा मॉर्गेज लोन का रहा है, जिसमें होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यही 2 प्रोडक्ट है। 2010 में जब हमने इसकी नींव रखी थी तो थॉट बहुत क्लियर था कि जो प्राइम मार्केट है, अब दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, बड़े शहरों की बात करें जहाँ पे प्राइम कस्टमर और वो कस्टमर जिसकी इनकम बहुत क्लियर है और क्रीमी ग्लेज जिसको बोलते हैं, वहां पे लोन देने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, बहुत कंपटीशन है उसमें। बट जो असली भारत है, जिसको इंडिया भारत जिसको कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली लोन की सही रिक्वायरमेंट है, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोगों ने घर के सपने नहीं देखे, उनको घर नहीं चाहिए, उनको भी घर चाहिए, वो अपना घर बिल्ड करना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट लोग नहीं समझते अभी तक भी। तो वहां पे हमने इनिशिएटिव लिया कंपनी ने और तब हमने लोन देने शुरू किए थे, क्योंकि ये शुरू से पता था कि ये वो मार्केट है जिसको रिस्की करार दिया जाता, क्योंकि कोई ट्रैक नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं, बट उसको बावजूद भी वहां पे डिमांड है, क्योंकि घर सबको चाहिए। एक सबसे बड़ा सपना है, रोटी मकान के बाद अगर कोई रोटी कपड़े के बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज हम देख पाते हैं, वो घर ही है बेसिकली लाइफ के अंदर। तो उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये श्रेणी तैयार की गई है।
70-72% लोग यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेंगे, क्योंकि छोटे शहर हैं तो आपको बड़ी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी वहाँ पे, तो नौकरियां भी छोटी मिलेंगी। तो उस हिसाब से मैक्सिमम 70 से 75% लोग आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही मिलेंगे। और हमने भी जो अपने अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं, जो क्रेडिट मॉडल तैयार किए हैं, वो चीज ध्यान रखते हुए किए गए कि इन कस्टमर को कैसे टैप करना है, कैसे इनकी जो रिक्वायरमेंट है लोन की वो टाइम के साथ फुलफिल करना। तो ये 13 साल से क्योंकि ये काम कर रहे हैं, तो शुरू में थोड़ी शुरुआत स्लो रहती है, समझना, मॉडल बनाना, तैयार करना, वो मार्केट समझना। बट आज इस हिस्ट्री के साथ हम जहाँ पे खड़े हैं, ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि इसके कौन से अंडरराइटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, कस्टमर को कहाँ पे एंगेज करना है, क्या हमारा स्वीट स्पॉट है जिसमें हमें ये लोन देना है, और क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ध्यान रखना है। तो मैं 2-3 पैरामीटर्स की खासकर बात ध्यान रखनी चाहूंगा। एक तो जब किसी को भी लोन दे रहे हैं तो वहां पे हमने एलटीवीज का ध्यान रखा गया है, खासतौर पे लोन टू वैल्यू, क्योंकि कस्टमर की अगर इक्विटी अच्छे लेवल तक है तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर इस लोन को बहुत सीरियसली और रिस्पॉन्सिबिलिटी लंबा लेके चलता है। तो एलटीवी हमारे यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करती है, जो कि 52-53% बुक पे है। होम लोन के केस में हम 58-59% एलटीवी देते हैं, 45-40% की एलटीवी लैक में देते हैं। ये लैक को भी इसमें सेगमेंट में कैटेगराइज किया गया, थोड़ा रिस्क की साइड पे होता है। तो ये वो चीज है। सेकेंडली, टिकट साइज की बात करें, ये वो टिकट साइज है जो सूटेबल है कस्टमर के लिए भी, हमारे लिए भी। तो 5 लाख से 30 लाख तक के बीच में हमारा फोकस एरिया रहता है, जिसमें से एवरेज टिकट साइज जो निकल के आता है 10 लाख आता है। तो जो कैटेगरी ऑफ कस्टमर है जिनकी मासिक इनकम अगर आप ध्यान दें तो 25,000 से कोई 55-60 हजार रुपए तक की मंथली इनकम आती है उनकी, उस कैटेगरी को हम टैप कर रहे हैं और उसके बेसिस पे सारे अंडरराइटिंग रूल्स मॉडल्स बनाए हैं और जो इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि अगर आज आप आंकड़े देखें, नंबर देखें, तो जीएनपी के नंबर ले लो, ग्रोथ के नंबर ले लो, वो उसको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, चलिए इसी पे फॉलोअप क्वेश्चन है, जैसे आप बिजनेस मॉडल, आप टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं पूरे कस्टमर जर्नी में, ऑन बोर्डिंग में, अंडर राइटिंग में, फिर उन्हें सर्विस करने में, और साथ में आप ह्यूमन इंटरेक्शन में डालते हैं, फिजिकल मॉडल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाकी कंपनियां भी ऐसा ही कर रही हैं। सर, आप उनसे ऐसे कैसे अलग कर रहे हैं कि आपको 2 साल में 40% की CAGR से बढ़ने में मदद मिली अपने AUM में? तो बिजनेस के 2 पहलू हैं। पहले आप मार्केट में जाएं और बिजनेस करना शुरू करें, अपनी गलतियों से सीखें, या आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं और अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चल के फिर एक्शन लें। तो अगर आप इंडिया शेल्टर की बात करें, आज 13 साल भले ही हो गए होंगे, बट हमने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब शुरू किया जब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके बारे में इतना ज्यादा सोचते भी नहीं थे और गौर भी नहीं करते थे। 2012 में कंपनी में सेल्स फोर्स इंप्लीमेंट हुआ। ये वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर है, सब जानते हैं। बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों में ही लग पाता था, हम जैसे छोटी कंपनियों पे लोग इस बारे में शुरू में नहीं सोचते थे। तो क्लैरिटी शुरू से बड़ी थी, थॉटफुल था कि हमें इसी मार्केट में इसी सेगमेंट को कैटर करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकअप चाहिए रहेगा। तो हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू में गई और वो हमने करी भी एज ए स्ट्रेटेजिक विजन। उसका असर ये हुआ कि आज कंपनी का जो डीएनए है, जो क्रिएट हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इस सिस्टम के द्वारा ही मैं आगे काम करना है, प्रोसेस बढ़ाना है। और टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज है जो ओवरनाइट आप डेवलप करके इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको वक्त लगता है, समय लगता है, और वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेड भी करना पड़ता है। तो हम उस ट्रेजेक्टरी में है, उस दौर में है जहां पे हमने काफी एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया इसको सही इस्तेमाल करने के लिए, और आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम अपने को अपग्रेड करने के लिए भी सक्षम है, क्योंकि वो डीएनए का पार्ट बन गया है बेसिकली। तो प्लेयर्स आएंगे, वो भी अपना इस्तेमाल करेंगे, बट जो एग्जीक्यूशन स्किल है जो चाहिए यूजिंग द टेक्नोलॉजी, वो आई थिंक उसमें हमने थोड़ा एडवांटेज एक्स्ट्रा ले लिया, अगर बात करें उस तरीके से। एक आशीष गुप्ता जी, आपसे एक सवाल है। अपने दर्शकों को बता दें, आशीष गुप्ता जी जो है CFO हैं कंपनी के। तो आपसे प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम जो अर्थव्यवस्था हमारी जो बढ़ रही है, पर अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन अगर हम देखें जिस गति से वो आगे बढ़ रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक हिस्सा जो है, जो कि हम देख रहे हैं कि इस बार जैसे मानसून अच्छा नहीं रहा, तो ग्रामीण हिस्से में जो है वो थोड़ी डिमांड कमज़ोर होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। एक के शिप रिकवरी है, इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों की बिक्री हो रही है, छोटी गाड़ियाँ नहीं बिक रही है। चूँकि आपका फोकस Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में है, छोटे शहरों में है, तो फिर क्या आपको लगता है आगे चल करके यहाँ पर भी डिमांड्स में और कमी आ सकती है? क्योंकि अब जिस तरीके से हम अभी जो अर्थव्यवस्था के हालात देखने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए मेरा सवाल ये होगा। जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे रूरल एरियाज में उतना डिमांड, ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उतना नहीं हुई है जितना कि रूरल एरियाज, जितना कि अर्बन एरियाज में हुई है। बट अगर हम ओवरऑल हाउसिंग के सेक्टर में देखें, ओवरऑल सेक्टर के अंदर जो हाउसिंग की शॉर्टेज है वो इटसेल्फ करीब 10 करोड़ यूनिट की शॉर्टेज है पूरी हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर में।
जिसमें से जो ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और जो लो इनकम ग्रुप से जो डिमांड निकल के आती है वो करीब 95% निकल के आती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी 30 लाख करोड़ की डिमांड है जो हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर मीट करनी है, और अभी इंडस्ट्री का साइज ही देखें तो करीब 11 करोड़ का साइज है। तो अभी अगर करंट मार्केट का साइज देखें और जो पोटेंशियल है वो करीब 3x है यहाँ से। जी तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे मोटे स्लो डाउन से अगर रूरल में थोड़ी बहुत डिमांड कम भी होती है तो उससे ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी सर, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बोरोइंग का लेकर है। आप जो फंड्स रेज करते हैं वो काफ़ी सोर्सेज से करते हैं, लेकिन टर्म लोन्स उसमें एक मेजर वो है। आपका रिसेंट टाइम में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी वो मार्च 23 तक थी 8.3%, लेकिन अब सितंबर एंड तक वो 8.9% हो गया है। अब आप जो कैपिटल रेज कर रहे हैं वो भी आगे फर्दर बोरोइंग के लिए, लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब डायनेमिक्स को देखते हुए कि अभी इंटरेस्ट रेट हाई रह सकते हैं, जैसे सेविंग्स और इंटरेस्ट रेट के डायनेमिक्स हैं, तो अब आगे आने वाले समय में कितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए? तो अभी जैसे हम कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं तो कंपनी के जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी इश्यूएंस है, उसमें करीब 800 करोड़ का रेज करना। उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी के कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करना। तो अभी सपोज हमारी रेटिंग A+ है हमारी रेटिंग, तो अब अभी अगर ये कैपिटल रेज करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आवर रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग विल गेट अपग्रेडेड टू AA। तो अगर हम AA क्रेडिट रेटिंग में आ जाते हैं तो जैसे अभी आपने बताया कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड 8.9% है, तो वहां पर हमारे पास रिडक्शन का स्कोप बनेगा। फ्यूचर में हम लोग बैंकों को अप्रोच कर सकते हैं जहां पे उनसे रिडक्शन मांग सकते हैं इसके अंदर। और जैसे जैसे हमारी रेटिंग AA होगी तो हमारे पास पोटेंशियल बढ़ेगा कि हम अपनी बोरिंग प्रोफाइल को फर्दर डाइवर्सिफाई कर सकें। तो आज की डेट में अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, प्रोविडेंट फंड्स की बात करें, उनके लिए मैंडेट है कि वो AA रेटिंग कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारी रेटिंग AA आ जाती है तो हमारे पास ये जो लॉन्ग टर्म पैसा है पीएफ का, इंश्योरेंस का, उसको टैप करने की पॉसिबिलिटी बनेगी, जहां से हमारे को थोड़ा चीपर कॉस्ट ऑफ फंड मिलेगा और हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड नीचे लाने में सहायता मिलेगी। जी जी, चलिए सर, अगला क्वेश्चन आपके ज्योग्राफिक एरिया को है। अगर आपका बिजनेस देखें तो राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी आपका 63% एएम को ऑक्यूपाई करता है। वो एक तरह से इंडिया का सेंटर पार्ट है। तो क्या आपको कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि आप एक बार सेंटर से स्टार्ट करें फिर आपको अक्रॉस द मैप एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी? बाकी एरिया में आपको थोड़ा कम है, और अगर आप ईस्ट में बात करें जैसे वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आपका हार्डली एनी वो है। तो आप किस तरह का स्ट्रेटेजी बनाई थी इस तरह यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन बनाने के लिए एयूएम में? तो जब अब कंपनी का ऑपरेशन शुरू हुआ था तो हमने बिजनेसेस राजस्थान की चंद ब्रांचों से करना शुरू किया था। जी, तो जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आपको एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ती है, आपका सिस्टम मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने आगे बढ़ना शुरू किया, और इफेक्टिवली जो अगली स्टेट्स आई उसमें महाराष्ट्र और एमपी का नंबर ऑटोमेटिकली उसके बाद राजस्थान के बाद आया। बट जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आज 15 स्टेट्स में है। 2011-12 में राजस्थान का जो परसेंटेज था वो 90% है, और 2015 तक आते आते वो 90 का 60 हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र और एमपी जुड़े जिनका परसेंटेज बढ़ गया उनकी लेट एंट्री होने के बाद। बट अगर आज आप देखें जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रही है, राजस्थान जो कि 10 साल पहले 90% प्लस परसेंटेज था एयूएम ग्रोथ में, वो भी 30% है। हालांकि राजस्थान हमारी आज भी नंबर 1 स्टेट है, बहुत ग्रोथ हो रही है, कंसिस्टेंट है वहां पे ग्रोथ। और क्योंकि पुराने शेड्यूल का एडवांटेज है, उस एडवांटेज को लगता है वहां पे भी आगे चलते हैं। इसके बावजूद जो नई स्टेट्स आ रही है वहां से भी काफी प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिख रही है। तो आज अगर आप बात करें हमारी साउथ की 4 ब्रांचेस, 4 जोन है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नॉर्थ की कुछ स्टेट्स हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र तो वैसे भी हमारे हिसाब से अच्छा नंबर डिलीवर कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो भी कंबाइंड कॉम्बिनेशन आप 60-62% का है, ये धीरे धीरे थोड़ा डिल्यूट होता रहेगा, क्योंकि नई स्टेट से आपका एयूएम ग्रोथ आएगा, उसकी परसेंटेज आएगी। तो ये स्ट्रेटेजी अभी चल रही है और इसी का रिजल्ट आप धीरे धीरे देख पाएंगे। जी जी सर, अब अगला प्रश्न आपसे होगा कि अभी जिस सेक्टर में आप कर्ज दे रहे हैं उस सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ख़ास तौर से हमने देखा जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो अब अफोर्डेबल हाउसिंग के बजाय जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट बेच रही हैं और प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। ये वजह क्या है कि लग्जरी हाउसेस की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग कम हो रही है। तो ऐसे में इस सेक्टर में जो डिमांड कम होती हुई दिखाई दी है या फिर जो बड़े डेवलपर्स उस तरफ जा नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है ये आप लोगों के लिए कोई झटका भी हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जो इंडिविजुअल हाउस बना रहे हैं वो अपने लिए जो घर बनाना चाह रहे हैं वो उनकी डिमांड बनी हुई है? आपके सेक्टर में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है अभी?
सो विपुल जी, अभी जो हाउसिंग है उस पे अभी भी मैक्सिमम जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो डेटा क्रंच निकल के आते हैं, वो हमेशा प्राइम और मेजर सिटीज को ही कैटर कर रहे हैं। जबकि जिस मार्केट को हम सपोर्ट करते हैं, जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये वो मार्केट है जो इस टिपिकल प्राइम मार्केट से बाहर है। तो हम टॉप 20 शहर छोड़ने के बाद जो बाकी देश बचता है उसमें हमारा ऑपरेशन है, और वो बहुत बड़ा क्वांटम है उससे देखा जाए, और वहां पे बहुत बड़ा वैक्यूम भी था अभी तक। तो अभी अगर आप देखें, ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जो सेगमेंट है, ये एक्टिव हुई है पिछले 7-8 साल से, जब इसको तवज्जो मिलनी शुरू हुई है, जब उसको लोगों ने वैल्यू करना शुरू किया है। तो अभी वो डेटा पॉइंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग बाहर निकल के नहीं आते जो रिपोर्ट्स में दिखते हैं हैवी हाउसिंग, प्राइम हाउसिंग फाइनेंस के लिए। बट अगर आप फील्ड पे देखें, हमारी जैसी कंपनियां, इसमें इंडिया शेल्टर भी है, और बाकी और जो अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस करें, उनमें आप ग्रोथ में कंसिस्टेंसी देख पाएंगे, उनमें आप रेगुलेटरी देख पाएंगे हर तरीके से, और आंकड़े हर एक के बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो चीजें आने में, शेप होने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट आई थिंक ये जो इंडस्ट्री है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, और डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। और आने का कई रीजन है। एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स, जो एनएचबी की स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, एनएचबी की स्कीम्स है, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। दूसरा, अवेयरनेस उस मार्केट में। तो पहले उस तबके में लोगों की सोच भी नहीं थी कि उनको लोन मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा। आज प्रेजेंस होने से इंडिया शेल्टर जैसी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी से वो अवेयरनेस आ रही है, और अच्छा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर काफी बड़ा है। और जैसे आशीष जी ने बताया कि अगर 10 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, जिसमें से 90-95% इस मार्केट में है, तो आप मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी है और काफी स्कोप है आने वाले टाइम में। FY24 के लिए सर क्या ग्रोथ के आपके टारगेट्स हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, शेयर करना चाहेंगे? तो पिछले 3 साल से ग्रोथ अच्छी रही है, 40% के आंकड़े दिए हैं। अगर आप छमाही आंकड़े भी देखें, पिछले 6 महीने में जो हमने सितंबर का जो नंबर है, उसमें भी ईयर ऑन ग्रोथ 40% से ऊपर है। अच्छा ROA 4% से ऊपर दिया गया है, और मार्केट का ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये नंबर जाहिर करते हैं कि डायरेक्शन तो सही है। तो हम बड़े पॉजिटिव हैं कि आने वाले समय भी ऐसे ही रहना चाहिए। चलिए, आप पॉजिटिव रहिए सर, और जिस तरीके का रिस्पांस आपके IPO को मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि निवेशक भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आपके IPO को लेकर के। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो निवेशक पैसे लगा रहे हैं उनको भी अच्छे रिटर्न मिले। और जब लिस्टिंग होगी तो आपसे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो बहुत सारी आपके ऊपर भी बंधन है कि अभी आपका IPO चल रहा है, तो एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद डिटेल में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, रविंदर जी आपका, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, अपने चैनल को बुलाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, तो अब ये तो बात हो गई, आपने मैनेजमेंट को सुन लिया, हमने आपको ब्रोकर्स की राय दिखा दी कि ब्रोकर्स इस समय क्या कह रहे हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान है, फोन लाइन पे हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी संतोष सर, अभी हमने मैनेजमेंट से जो बातचीत की शेल्टर इंडिया फाइनेंस के, और कंपनी निश्चित रूप से हर कोई कंपनी अपनी काफ़ी पॉजिटिव रहती है, और ख़ास तौर से ऐसे समय पे तो काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई, भविष्य की ग्रोथ को लेकर के बातचीत हुई। आप कैसे देख रहे हैं सर इस IPO को? और आज दोनों IPO खुले हुए हैं, दोनों पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। पहले इंडिया शेल्टर पर बातचीत करना चाहेंगे। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से सकारात्मक रुख निकल के आ रहा है, आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक काफी अच्छी पोजीशनिंग है सबसे पहले की, क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, और वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग में, दैट टू ऑन अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि काफी अच्छा है। और उस जगह कंपनी ने पोजीशन किया है। टेक्नोलॉजिकल लीवरेज ले रहे हैं, तो जो है कस्टमर को बोर्डिंग करने के लिए, जो है इनबोर्ड लेने के लिए उनको, और बहुत सारी चीजें जो फिजिकल जो हो, जिसे कहते हैं फिजिकल और डिजिटल, दोनों का एक समन्वय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी का लिवरेज है, इससे इनके बिजनेस को जो है एक अच्छे जो है आयाम पे पहुंचाया जा सकता है, दैट टू ना मिनिमल कॉस्ट। और जिस तरह से ग्रोथ रही है, डेफिनेटली बहुत छोटी कंपनी है, ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है। 4200 करोड़ के करीब का लोन बुक है इनका, जो कि पिछले 2021 में 1981 करोड़ के करीब का था। तो ग्रोथ रेट काफी अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें, थोड़ा सा प्राइसिंग मैनेजमेंट में महंगी की है, क्योंकि प्राइस टू बुक जैसे हम देखते हैं NBFC में, वो 3.2 के आसपास रखा गया है। अगर थोड़ा और नीचे रखते हैं तो काफी कंफर्टेबल होता। लेकिन चूंकि ये छोटी कंपनी है, ग्रोथ के एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें इस IPO में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। थोड़ा प्राइसी है इशू, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके मुझे लगता है। इसमें सर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या सलाह रहेगी आपकी?
आप दोनों तरह से अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं तो लिस्टिंग भी देख सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अगर आप देखें एंडेवर काफी अफोर्डेबल हाउसिंग में है, काफी जो रियायत दी जाती है बायर्स को लेके, तो इस लिहाज से मुझे लगता है डिमांड होगी, और इंडिया में वो सेगमेंट काफी बड़ा है, इसलिए मार्केट साइज काफी बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इनके पास काफी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों तरह के अगर हैं, आप अपॉर्चुनिस्ट हैं तो भी आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप इसे रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि अभी गौरांग शाह जी से हमने बात की, उनका मानना ये है कि इंडिया सेंटर फाइनेंस में सब्सक्राइब कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। संतोष जी का ही मानना है अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं और लिस्टिंग पर ही निकलना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन भी आप ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अगर निवेशक हैं तो भी आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा, संतोष जी का ये मानना ज़रूर है कि थोड़ा सा जो है महंगा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम ब्रोकरिंग हाउसेज हैं, आनंद राठी रिसर्च, वेंचुरा सिक्योरिटीज़, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस, SBI सिक्योरिटीज़, इन सब की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह इंडिया सेंटर फाइनेंस में निकल के आ रही है। तो ये निर्णय आपको करना है कि आपको इंडिया सेंटर में फाइनेंस में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। लेकिन चलते हैं अभी एक और IPO जिसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो है डोम्स इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बज़ क्रिएट हो रहा है, और क्या कुछ वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उसी से पता लगेगा कि किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है। शौर्य बताइए जी, इस आप एक कंटेक्स्ट में देखिए, इंडस्ट्री का एवरेज पी है 36 और इसका डोम्स IPO का पी है 43.19, यानी इंडस्ट्री के एवरेज पी से ज़्यादा है। उसके बावजूद इसे 790 के शेयर अपर बैंड पर 505 रुपीज़ का GMP मिल रहा है ग्रे मार्केट में, और 12:15 बजे तक ये 2 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था। और उसकी मेन वजह यह है कि जितना इन्हें प्यार हमें मार्केट में मिल रहा है, उतना ही लोगों को इसके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। रिटेल मार्केट में कंज्यूमर इसके प्रोडक्ट काफ़ी पसंद करते हैं। कंपनी के 7 वर्टिकल है, जिसमें 45% रेवेन्यू आता है स्कॉलस्टिक स्टेशनरी से, 23 से 26 आता है स्कॉलस्टिक आर्ट मटेरियल में, वैक्स, क्रेयॉन, कलर पेंसिल होते हैं। उसके अलावा कंपनी का पेपर स्टेशनरी और किट्स एंड कॉम से भी 10% रेवेन्यू आता है। कंपनी की 29% मार्केट शेयर है पेंसिल्स में, 30% मार्केट शेयर इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स में, और 2006 में ही आई थी। इसके एबिडा मार्जिन्स 2 साल में 7.45 से 15.45 बढ़े हैं, और एफिशिएंसी भी अच्छी होती हुई नजर आई है, 1.88 से 3.3 की हुई है। ज्योग्राफिकली कंपनी पूरी इंडिया में डाइवर्सिफाइड है। कल हम आपको बताएंगे कि इनके प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जा रहा है, साथ ही साथ इनकी एफिशिएंसी के पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। उसी के साथ अगर रिस्क देखें तो पहला रिस्क ये है कि इनका 30% रेवेन्यू आता है वुडन पेंसिल से, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स से कॉम्पिटिशन फेस करने को मिल सकता है। दूसरा कंसर्न है वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में, क्योंकि इनका सप्लायर से कुछ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो प्राइसेस का इंपैक्ट पड़ सकता है मार्जिन में। तीसरा, इन पे एक लीगल केस भी चल रहा है कैमलिन के ऊपर से। चलिए, इस सब के बीच में लेकिन जो तमाम खामियां आपने बताई ना, जो रिस्क फैक्टर आपने बताए शौर्य, रिटेलर्स को नहीं समझ में आ रहे हैं। 14 गुना सब्सक्राइब हो गया रिटेल का हिस्सा। तो अब आप सोच लीजिए कि किसको मिलेंगे शेयर, किसको नहीं मिलेंगे। पूरी तरीके से जो है भाग्य के भरोसे जो है आपको होना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहला दिन है और अभी जो है बाज़ार बंद नहीं हुआ है, अभी उसमें भी 1.25 घंटे बाकी हैं, और उसके बावजूद जो है पूरा करीब 4 गुना सब्सक्राइब जो है इशू ऑलरेडी हो चुका है, और रिटेल का हिस्सा सबसे ज़्यादा 14 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ये वो राय है डोम्स IPO पर। SBI के सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, रिलायंस सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, जियोजीत का मानना है सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, KR चौकसी रिसर्च का भी मानना है यहाँ पर सब्सक्राइब करें। अब जरा पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं संतोष जी। संतोष जी, आपकी राय क्या होगी डोम्स IPO को लेकर के? देखिए, सिमिलरली अगर आप देखें ये IPO भी थोड़ा महंगा है, लेकिन चूंकि कंज्यूमर ड्रिवन है और कंज्यूमर में जितनी भी कंपनियां होती हैं वो थोड़ा जो है प्राइसी रहती हैं। अगर आपको कहें कि डॉम्स के बारे में जानना है तो बच्चों से पूछें आप, आपको पता चलेगा कि वो कितनी डिमांड है उनकी। और कंपनी का जो मार्केट शेयर है, सेकंड लार्जेस्ट जो है मार्केट शेयर एंजॉय करती है, 12% के करीब का मार्केट शेयर है इनका स्टेशनरी में। और अगर देखें जैसा कि शौर्य बता रहे थे कि पेंसिल जो है वो एक जो लायन पाई है इनके टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, और जिस तरह से इनके रेवेन्यू में बढ़े हैं और जिस तरह से इनके फॉरेन टाइप्स खुला के साथ हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिव होंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्रोथ दिख रही है, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेगमेंट में थोड़ा सा प्राइसी रहते हैं IPO या फिर कंपनी जो लिस्टेड रहती है, क्योंकि कंज्यूमर का जो जब भी आप चीज भी खरीदने जाते हो तो आपको रेपिटेटिव डिमांड, जो एक सेंटिमेंट आपके दिमाग में या उसके ब्रांड रिकॉल जिसे हम कहते हैं, वो जो रहता है
उसका जो है फायदा कंपनी को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस आईपीओ में भी आपको लंबी अवधि हो या फिर लिस्टिंग गेन के लिए आपको करना चाहिए। लंबी अवधि हो या फिर लिस्टिंग गेन, दोनों में ही आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं संतोष जी को, तो संतोष जी का मानना है कि आप यहां पर सब्सक्राइब करें। तो दोनों ही आईपीओस पे सकारात्मक रुख है और इसी तरह का सकारात्मक रुख हमने देखा था जब एक साथ 2-3 आईपीओ आए थे। वो इरडा था, टाटा टेक था, गांधार ऑयल था और सब में लोगों ने पैसे बनाए थे। और इवन इरडा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो 32 रुपये का शौर्य देख रहे हैं, आज भी जो है 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 112 रुपये हो गया और कहाँ तक जाएगा। और आज भी जो है गौरांग जी कह रहे थे नहीं अभी रखे रहिए, लॉन्ग टर्म में और अच्छे रिटर्न आएंगे। तो अब पता नहीं कहाँ तक की रफ्तार जाएगी, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दोपहर 1 बजे जो हमारा खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 है उसमें जो है हम तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत करते हैं। और कल का दिन हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि कल एक और बड़ा आईपीओ आ रहा है और उसमें जो है क्या रणनीति होनी चाहिए। आज चूंकि समय की कमी है इसलिए डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे। पहले संतोष सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जरा पहले शो को वाइंड अप करें उससे पहले जरा एक बार सुन लेते हैं अरुण केजरीवाल जी की राय क्या है डोम्स के आईपीओ को लेकर के। अगर कोई कहता है कि ये कंपनी में अप्लाई मत करो तो एकदम बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि आपके पास प्रीमियम 70% 75% का है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं खास करके स्कूल के बच्चों के ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं। नेट मार्जिन जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम पेनिट्रेशन मार्केट में बढ़े। गौरांग शाह, अरुण केजरीवाल, संतोष सिंह, जितने एक्सपर्ट हो सकते हैं आईपीओ बाजार के ऊपर हम आपके लिए लेकर के लगातार आ रहे हैं। मैनेजमेंट को आपने सुन ही लिया, तमाम डिटेल्स पे हमने बातचीत कर ही ली, तो पूरा एक 360 डिग्री व्यू हमारी देने की कोशिश रहती है। तो शौर्य आज के कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हर रोज़ दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ और 1:45 पर वाकई आईपीओ के लिए जुड़िए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। वाह क्या आईपीओ है।